जय हिंद। यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पे जीत कर आए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। टोटल 277 सीट्स इनकी पार्टी को मिली। जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने अचीव किया 277 सीटें, और इनको सरकार बनाने के लिए टोटल चाहिए 270 सीटें। यहाँ पे ये अपनी अगले प्रेसिडेंट के रूप में बनने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। आइए इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से समझते हैं कि पूरे विश्व पर इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या असर पड़ने वाला है, भारत के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और जियोपॉलिटिक्स किस तरह से चेंज होने वाली है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, और वहीं कमला हैरिस जो खड़ी थी इस चुनाव में जिनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बीच में कुछ अंतर, कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो समझ लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो जिनकी पार्टी है उसका नाम है रिपब्लिकन, यानी कि रिपब्लिकन से चुनाव लड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और इसका जो सिंबल है वो है एक हाथी। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव चिन्ह पे भी हाथी का निशान यहाँ पे आपको दिख सकता है, यानी कि जो सिंबल है वहाँ पे भी हाथी आपको देखने को मिलेगा। वहीं कमला हैरिस की जो पार्टी है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसका जो चुनाव चिन्ह है दैट इज़ ये गधा। ठीक है, तो डंकी फॉर डेमोक्रेटिक याद रखिएगा, और रिपब्लिकन के लिए एलिफेंट याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चेहरों की यदि बात करेंगे आप तो रिपब्लिकन में आपको मिल जाएंगे अब्राहम लिंकन, जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में जब अमेरिका की क्रांति होती है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉर्मलाइजेशन होता है, जब यहाँ पे सरकारों को बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब की बात है ये। तो अब्राहम लिंकन का जो रोल है अश्वेतों को राइट्स दिलाने को लेकर के जो उनके स्ट्रगल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को रिपब्लिकन्स के थ्रू देखने को मिलती है कि ये रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े रहे और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन भी किया। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को जो बड़ा नाम देखने को मिलता है वो है बराक ओबामा का, जो कि जुड़े हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। ओके, यदि इस वर्ष के 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को आप देखना चाहते हैं तो वो कमला हैरिस थी डेमोक्रेटिक से, और डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिकन से। ये दोनों खड़े हुए थे। यदि इनकी विचारधारा को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दोनों की विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी अलग हैं एक दूसरे के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा असर्टिव रहते हैं। बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स हमेशा आगे होने चाहिए, गवर्नमेंट को उन पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहीं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो है कि नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए और पूरे समाज में इक्वालिटी को जो है वो बनाना चाहिए, इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन है उनके जो थॉट है, उनकी जो कोर फिलॉसफी है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। वहीं यदि इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो कहती है कि टैक्स कट करेंगे, हम ज़्यादा टैक्सेस को नहीं इम्पोज करेंगे, जो भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस को कम इम्पोज करेंगे। वहीं यदि आप बात करते हैं जब डेमोक्रेटिक्स की, तब आपको देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेटिक्स जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी को। और ऐसे में जब सोशलिज्म और वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसे फंड्स ज़्यादा होने चाहिए, और इसके लिए फिर इनका कहना होता है कि हम टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करेंगे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर। वहीं यदि आप इन्वायरमेंट को लेकर के बात करें तो इन्वायरमेंट में जो डेमोक्रेटिक्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है, चाहे जितने भी आपको कॉप समिट्स देखने को मिले या फिर पेरिस एग्रीमेंट्स देखने को मिले, इन सब में पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेटिक पार्टी। बट वहीं यदि आप बात करते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की या फिर इनके पार्टी रिपब्लिकन की, तो इनका कहना है कि देखिए हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के सतर्क हैं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं तो हम ऐसा कैसे पहले से मैंडेट कर दें कि हम इन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने वाले हैं और हम किसी भी ऐसे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते, या किसी भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज़ को बंद कर सकते हैं। तो उनका कहना साफ है कि देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो ऑयल गैसेस चाहिए, और ऐसे में हम कोई भी ऐसा वन स्ट्रोक रूल नहीं ला सकते कि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दें, इससे हमारी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। तो इनका कहना है कि हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस भी बनाएंगे, लेकिन अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद नहीं करने वाले आपके क्लाइमेट चेंज के चक्कर में। वहीं इमिग्रेशन को लेकर के भी इन लोगों का बड़ा ही ज़्यादा अलग अलग रवैया है। फॉर एग्जांपल जो डेमोक्रेटिक्स हैं वो बोलते हैं कि हाँ इमिग्रेशंस को आने दो, यानी कि जो भी इनके कंट्रीज में वर्क करने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपको जो पता है मैक्सिको बॉर्डर्स जो बना हुआ है वहाँ पर कितने ज़्यादा सख्त हैं डोनाल्ड ट्रंप यानी कि रिपब्लिकन्स। वहीं पर यदि आप देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक्स हैं वो इतने सख्त नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे देश में ज़्यादा से
से ज़्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लोगों को सिटीजनशिप देना चाहिए। बट इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है डोनाल्ड ट्रंप। ये इन्होंने एक बड़ी सी दीवार बनवा दी थी, एक बॉर्डर बनवा दिया था यहाँ पे मैक्सिको वाले बॉर्डर पे, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको का बॉर्डर है, वहाँ पे इतनी सख्त दीवार और घेरेबंदी करवा दी थी कि कोई भी मैक्सिकन या फिर उधर से कोई जो बाई हुक और क्रुक दे आर एंटरिंग इनसाइड द लैंड ऑफ यूएसए, उन सबको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी ही दीवार बना दी थी कि यहाँ पे कोई भी बाहर से इलीगल इमिग्रेंट अंदर नहीं आना चाहिए। बट इन सभी चीज़ों में सख्त आपको नहीं नज़र आएगी जो डेमोक्रेटिक है वो पार्टी। वहीं सोशल इश्यूज़ को लेकर के भी इनके काफ़ी विचार आपको अलग देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपको दिखेगा कि जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक है वो हमेशा LGBTQs के राइट को और गन कंट्रोल्स को बहुत ही ज़्यादा रूल्स और रेगुलेट करती है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हमेशा कहती है कि जो गन है उस पर हमेशा सरकार का ही कंट्रोल होना चाहिए, सबके पास गन्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं यदि आप रिपब्लिकन के थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो रिपब्लिकन बोलते हैं कि देखो गन सबको दे दो, अगर आपको क्राइम रोकना है तो एक बच्चा है उसके पास भी गन होना चाहिए, और एक बड़ा है मतलब एजेड पर्सन है उसके पास भी गन होना चाहिए। तो इस तरह से इनकी विचारधारा है, जो कि थोड़ी अजीब भी लगती है कि यदि आप सबको गन दे देंगे तो फिर एक गन कल्चर हो जाएगा, और गन कल्चर होने के बावजूद आपको क्राइम रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यदि जापान में यदि आप जाएं और जापान में यदि आप सर्वे करें या समझना चाहें कि कितना है क्राइम रेट, तो वहाँ पे क्राइम रेट आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस और आर्मी ऑफिशियल्स को ही गन रखने का अधिकार है, गन उन्हीं के पास मिलेगी आपको, और किसी के पास भी आपको गन रखने का अधिकार दिया ही नहीं गया है। और ऐसे में जब आपके पास गन होगी ही नहीं, गन और वाइन शराब ये दो चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल नहीं रहती हैं तो क्राइम का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि यदि आप सबको गन देना चाहते हैं तो ऐसे में क्राइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं बात करेंगे जब अगले फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, तो फॉरेन पॉलिसी में जो डेमोक्रेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीलेटरिज्म को प्रमोट करते हैं, डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि जो बाइडेन है वो सभी देशों से जा कर के मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू सभी देशों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वहीं यदि आप बात करेंगे जब रिपब्लिकन्स की, तो रिपब्लिकन्स का कहना है कि अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि अमेरिका जो है वो सबसे पहले हम वरीयता देंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो किसी देश के साथ संबंध हो या फिर किसी दूसरे देश से हमारे जो कोई ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें, उन सभी चीज़ों में वो किसको रखना चाहते हैं आगे, तो रिपब्लिकन्स हमेशा अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहते हैं। तो ये अमेरिका का नारा भी है कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है उस पर भी डेमोक्रेटिक आपको थोड़े नरम दिखाई देंगे। डेमोक्रेटिक्स का कहना है कि जो भी जेल के अंदर आ चुके हैं उनको हम लोगों को सुधरने का मौका देना चाहिए, उसमें रिफॉर्म करने चाहिए, और जो भी सज़ा काट रहे हैं उनकी सज़ा को कम कर दो, उनको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए फिर से वापस लेकर के आओ। और वहीं पर आपको रिपब्लिकन्स का स्टैंस देखने को मिलेगा कि ये बिल्कुल ही सख्त रहते हैं, कहते हैं कि टफ से टफ कानून बनाओ, जितना सख्त से सख्त कानून बनाया जा सकता है बनाना चाहिए, और कोई भी यदि गलती करता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि 10 लोग जो देखें उसकी सज़ा को वो गलतियां करने से रुकें, 10 बार सोचें पहले किसी भी गलती को करने से पहले। तो इस तरह का दोनों का बिल्कुल ही अपोजिट स्टैंस रहता है कई मुद्दों पर। वहीं बात करेंगे यदि आप वोट बैंक की, तो वोट बैंक भी दोनों का अलग अलग डिवाइडेड है। यानी कि जब डेमोक्रेटिक्स के वोट बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक्स की बात होती है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स की बात होती है, यहाँ पे क्रिश्चियंस की बात होती है। ये सब जो है अर्बन पीपल्स हैं, ये सब लोग किसके वोट बैंक हैं, तो ये वोट बैंक हैं डेमोक्रेटिक्स के। वहीं यदि आप बात करेंगे जब रूरल्स की, ओल्डर्स की, इंडियन अमेरिकन्स की, ज्यूज़ की, तो ये सब किसके वोट बैंक में आते हैं, तो ये आते हैं रिपब्लिकन्स के वोट बैंक में। इसके साथ ही वीज़ा पॉलिसी को लेकर के भी दोनों के बिल्कुल अलग अलग ओपिनियंस हैं। फॉर एग्जांपल जो H1B वीज़ा है जो कि किसी भी व्यक्ति को अमेरिका के अंदर काम करने की सहूलियत देता है, फॉर एग्जांपल कोई IT प्रोफेशनल है या फिर कोई डॉक्टर है, तो यदि कोई आकर के काम करना चाहता है, वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है अमेरिका के अंदर, तो उसको H1B वीज़ा लेना पड़ता है। और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो H1B वीज़ा प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है लोगों को आने के लिए उनके कंट्री में। वहीं जब आप बात करते हैं रिपब्लिकन्स की, तो रिपब्लिकन जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो H1B वीज़ा को कम से कम देना चाहते हैं। अभी पिछले हम लोगों ने कोरोना के समय में देखा था कि कैसे जॉब्स कम होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय बोला था कि हम लोगों को H1B वीज़ा को कम कर देना चाहिए, कम से कम H1B वीज़ा को प्रोवाइड करना चाहिए बाकी अदर कंट्रीज को लेकर के। तो इस तरह से इंडिया में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इशू रेज हुआ था कि क्या हम लोगों को वीज़ा फिर नहीं देगा अमेरिका, लेकिन बाद में फिर सारी मुद्दे जो है वो सॉर्ट आउट हो गए थे। तो ये तो हमने एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आइए समझते हैं कि गवर्नमेंट का कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है और कहाँ पे
प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो इंडिया में आपको प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टरियल रूल देखने को मिलता है, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बट वहीं आप यदि अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, सारी शक्तियाँ जो हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर इन्वेस्ट की गई हैं। वहीं इंडिया के अंदर सारी शक्तियाँ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर इन्वेस्ट की गई हैं। यदि आप बात करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल हाउस की, तो उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के जो अलग अलग हाउसेस होते हैं, इसके अंदर एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। वहीं यदि आप अमेरिका के पॉलिटिकल हाउस की बात करेंगे तो उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, और इसके भी दो अलग अलग हाउस होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है सेनेट। ओके, तो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे ही यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा है वैसे ही यहाँ पे सेनेट है। हमारे यहाँ लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं, वहाँ आपकी लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 सीटें हैं। वैसे हमारे यहाँ जब राज्यसभा में 245 सीटें हैं, वैसे ही अमेरिका की जो सेनेट है वहाँ पे 100 सीटें हैं। अब यहाँ पे अंतर है बस एक चीज़ में कि हमें यदि सरकार बनानी है भारत के अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही कंसीडर करना पड़ता है, बट ऐसा अमेरिका में नहीं है। यदि आपको अमेरिका की गवर्नमेंट में सरकार बनानी है तो आपको वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट इन दोनों को कंबाइन करके और इनकी मेजॉरिटी का +1 चाहिए आपको, यानी कि 50% +1। तो ये आपको जब आप आंकड़ा इन दोनों को मिला करके अटैच करते हैं तब आप गवर्नमेंट बना पाते हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आपको लोकसभा के अंदर ही यदि आप 545 में से इसमें से आप आधा सीटें +1 जीत लेते हैं तो फिर आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 554 यानी 545 सीटें लोकसभा में हैं, तो लोकसभा की यदि आप सीटों को आधा करेंगे तो ये होगा 272.5, यानी कि इतनी सीटें आपको चाहिए। लेकिन इसमें यदि आप 1 जोड़ देते हैं या 0.5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाती हैं 273 सीटें। तो 273 सीटें आपको चाहिए लोकसभा में आपको अपना विजय बनाने के लिए, लोकसभा में जीत बनाने के लिए। एक बार आप लोकसभा में जीत जाते हैं, लोकसभा की सीटें इतनी 273 जीत जाते हैं, तो फिर आप इंडिया में अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, ऑफिशियली आप सरकार बना सकते हैं। वहीं यदि आप बात करेंगे कांग्रेस यानी कि अमेरिका के संसद की, तो वहाँ पर आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे वो हो जाएगा 538, और 538 का आधा आप देखेंगे तो 269, तो 269 +1 जो कि 270। तो 270 सीटें आपको चाहिए कहाँ पे सरकार बनाने के लिए, तो अमेरिका में बनाने के लिए। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको कितनी सीटें मिली हैं, तो उनको सीटें मिली हैं 277। तो ये मेजॉरिटी से कितने आ गए हैं, मेजॉरिटी से ये 7+ सीटें चल रहे हैं। अब इनको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से सरकार बनाने वाले हैं ये अपना अमेरिका के अंदर। एक बार आप मैप में भी यहाँ देख लीजिए कि किन किन स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिली है। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ऐसे कई अन्य शहर हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही भारी जीत मिली है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि इंडिया और अमेरिका का जो इलेक्शन सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल यदि कैलिफोर्निया में कुल 55 सीटें हैं, अब इस 55 में से आधी सीटें यदि कोई एक पार्टी जीत लेती है, आधी से +1 ज़्यादा जीत लेती है, तो उस पूरी 55 के ऊपर अधिकार हो जाएगा उस पार्टी का। यानी कि इस केस में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कमला हैरिस जो है उन्होंने यहाँ पे जीत बनाई है, तो यदि वो आधी से 1 सीट भी ज़्यादा जीत लेती हैं तो उनको ये पूरी की पूरी सीटें वो मिल जाएंगी यहाँ पे। लेकिन वैसा इंडिया में नहीं है, इंडिया में बिल्कुल अलग है। इंडिया में यदि आप एक स्टेट के अंदर आपको कुछ सीट्स मिल रही हैं तो उतनी ही सीट्स आपकी रहेंगी, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा वहाँ पर सीट्स जीत लें। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। यहाँ पर यदि आप किसी एक स्टेट में आपको थोड़ा भी बढ़त मिल गया तो आपको पूरे स्टेट का जो वोट है वो मिल जाएगा, यानी कि पूरे स्टेट की जो सीट्स हैं वो आपके नाम पे हो जाएंगी। तो ये थोड़ा अंतर है। और यहाँ पे हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इस वाले जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, वो जा रहा है इलॉन मस्क को। ठीक है, इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस बार डोनाल्ड ट्रंप को। इन्होंने मीडिया में आकर के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से जा कर के इनके सपोर्ट में जो स्पीच देना, इनके सपोर्ट में और अमेरिका के ब्राइट फ्यूचर के सपोर्ट में स्पीच देना, इन सभी मुद्दों को देख करके और ट्विटर पे कैसे इन्होंने मैनेज किया सभी चीज़ों को, जितने भी इनके अगेंस्ट में चीज़ें हो रही थी उन सब चीज़ों को न करके बल्कि एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करना, एक पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट करना बाकी लोगों के सामने कि कैसे अभी जो अमेरिका का फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा ट्रंप अगर आते हैं तभी। तो इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं वो बिल्ड किए और लोगों को जोड़ा अपने साथ इलॉन मस्क ने। तो एक बार जब इलॉन मस्क इनके साथ उतर गए कैंपेन में तो हम लोगों को देखने को मिला कि कितना भारी परिवर्तन लेकर आए, और इसी कारण हम लोगों को एक भारी जीत भी देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुन करके आए हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो पहले अपना एक टर्म पूरा कर रहा है, फिर दूसरे टर्म में वो गायब हो जा रहा है,
लेकिन फिर तीसरे टर्म में वो फिर से वापस आ जा रहा है। तो इस तरह का पहली बार देखने को मिल रहा है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में। मतलब ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि पहले कोई आया हो फिर गायब हो गया फिर आ जाता हो, यानी कोई आया है तो लगातार दो टर्म्स के लिए रहा है। वेल, इस जीत के बाद इंडिया के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपको पता है कि मोदी और ट्रंप, इन दोनों की दोस्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये दोनों जब मिलते हैं तो अलग ही कोहराम मच जाता है। दोनों की दोस्ती सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। जब ये जीते भी, यानी जब डोनाल्ड विक्ट्री लिए, तो इन्होंने भी अपने ट्वीट में, यानी मोदी जी ने जब अपना ट्वीट किया तो उसमें भी इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऐसा नहीं लिखा इन्होंने ट्वीट, बल्कि आप ट्वीट अब यदि आप एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो लिख रहे हैं कि वेलकम माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे इन्होंने इनको माय डियर फ्रेंड करके संबोधित किया है। आप समझ सकते हो कि इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। इसके साथ ही टेररिज्म पे दोनों बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट रहते हैं। दोनों को टेररिज्म के अगेंस्ट में ही खड़ा आपको देखने को मिलेगा, भारत हो या फिर अमेरिका हो। स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये हमेशा इस टेररिज्म के अगेंस्ट में रहते हैं। और साथ ही साथ इंडिया के साथ जितने भी आपको डील्स देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको डिफेंस डील देखने को मिलेंगे, उसमें आपको कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि इंडिया के लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होंगी जब भी यहाँ बात आएगी डिफेंस डील की यूएसए के साथ। इसको आप यहाँ पे और भी डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए, अभी जो इंडिया है वो यूएसए के साथ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में था, यानी कि एक ऐसी लिस्ट अमेरिका की जिसमें जो भी देश होते हैं उनके साथ अमेरिका अपना प्रेफरेंस रखता है, चाहे वो ट्रेड से संबंधित हो, कॉमर्स से संबंधित रिलेशन हो, या कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी की डील्स हो, या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो। इन सभी मुद्दों में जब बात आती है तो वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट को देखता है कि मेरे प्रेफरेंस में कौन कौन से हैं, उन्हीं के साथ मैं अपना व्यापार करने वाला हूँ या फिर डीलिंग करने वाला हूँ। तो इस तरह से इंडिया भी उसमें शामिल था। बट अभी जो बाइडेन की सरकार है उसमें कई सारे ऐसे टफ डिसीजन देखने को मिले हम लोगों को, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए कई ऐसे पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि फिर से जब एक बार डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो इंडिया उस प्रेफरेंस लिस्ट में एक बार फिर से शामिल हो जाएगा, और फिर दोनों की जो डीलिंग्स हैं, दोनों के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में हम लोगों को ये भी देखने को मिला था कि पिछली जो सरकार रही थी अभी, उसमें हम लोगों को ये भी देखने को मिला कि कई सारे टैरिफ बढ़ा दिए गए इंडिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो स्टील प्रोडक्शन है, इंडिया का जो स्टील एक्सपोर्ट है, उन सब पे कई बहुत ज़्यादा टैक्सेस को इम्पोज किया गया, टैरिफ्स को बढ़ाया गया। बात करेंगे डिफेंस की, तो डिफेंस में हमने पहले ही देखा कि डिफेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। डिफेंस में दोनों देश एक दूसरे के साथ खुल करके एक दूसरे के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए और डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बेचने और खरीदने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो ये अपाची हेलीकॉप्टर जो हम लोगों ने लिया था अमेरिका से, इसके साथ ही हरकुलस 130 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि अपनी रसद सामग्री को पहुंचाने के लिए जाना जाता है, विषम से विषम परिस्थितियों में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को पहुंचाने के लिए जाना जाता है, वो हम लोगों ने अमेरिका से ही ले रखा है। तो डिफेंस डीलिंग में हमें बहुत ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा जो इशू है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था कि जो H1B वीज़ा का हमने बात किया पहले भी, कि इसके खिलाफ हमेशा ट्रंप रहते हैं। ट्रंप नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाकी अन्य देशों के लोगों का उनके यहाँ के रोज़गार पे असर पड़े, यानी कि हम लोग बाहर से जा करके वहाँ पे इक्विप कर लें, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ले करके और वहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कम कर दें। मतलब बाहर से लोग जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार करके पैसे कमा रहे हैं, और वहाँ के खुद के लोग अपने ही देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति ना आए, इसके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं ट्रंप, और ऐसे रूल्स बनाते रहते हैं, वीज़ा को कम कर देंगे कभी। इसी के साथ एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि जो एशिया है, एशिया में इंडिया और चाइना, यही दोनों आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, जीडीपी की बात हो। और ऐसे में एशिया में इन दोनों देशों से बना करके रखना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस समय एक और नया चैलेंज सामने आ रहा है, रसिया। अभी ब्रिक्स समिट कंप्लीट हुई है जो रशिया के कजान शहर में कंप्लीट हुई थी। तो इस ब्रिक्स समिट में कैसे आपको देखने को मिला कि जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने इंडिया और चाइना को एक दूसरे के साथ लाने के लिए एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करी। व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि एशिया में इंडिया और चाइना एकदम साथ साथ हो जाएं, एक साथ रहें। ये देखने वाली बात होगी कि कैसे यूएसए अपना जियो पॉलिटिक्स मेंटेन करता है एशिया के अंदर। जब ये दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे तब उस स्थिति में यदि बात करें इंडिया के साथ साथ बाकी अन्य कंट्रीज़ के साथ यूएसए का रिलेशन कैसा होने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। स्पेशली जब हम बात करते हैं ईरान की, मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, और ऐसे में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अब अमेरिका ईरान को लेकर के अपने आगे की पॉलिसीज़ को डिफाइन करने वाला है, बनाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोगों को पता होगा कि जब पिछले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था अमेरिका के, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस समय पर कैसे इन्होंने कई सारे सैंक्शंस लाद दिए थे ईरान के ऊपर। स्पेशली जो ऑयल का
सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया कि ऑयल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसको कम किया, जिसकी वजह से जो ईरान है उसके यहाँ पे ईरान के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और उसके साथ जो एविएशन सेक्टर है इस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था और ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम नीचे 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 गिरती चली गई। अभी जो रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, अभी बनने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, इसकी वजह से ईरान की करेंसी फिर से एक बार नीचे जा रही है। तो आपको समझना चाहिए कि अमेरिका में कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है ईरान के अंदर, यानी कि करेंसी और नीचे चली गई यहाँ की। तो ये एक बहुत ही बड़ी देखने वाली चीज़ है कि अब आगे के जो डिसीजंस होने वाले हैं ये कैसे होंगे, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान। इसके साथ ही आपको एक और घटना याद होगी कि कैसे पिछले वर्षों में जो कासिम सुलेमानी है उसको ख़त्म करवा दिया, उसको किल करा दिया, कैसे इनके ऊपर ड्रोन अटैक होता है उसमें भी हाथ किसका था, अमेरिका का ही हाथ था। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कि ईरान को लेकर के जो अमेरिका का रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है और ऐसे में हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका हमेशा नए नए हथकंडे अपनाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे अमेरिका ने कई सारे अपने जो शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ईरान के ऊपर निगरानी रखते रहो। ईरान क्या कर रहा है, क्या चीज़ें वो कर रहा है अपने एटॉमिक चीज़ों को लेकर के, क्या इसके अभी आपको पता होगा कि एटॉमिक जो प्रोजेक्ट है इस पर भी बैन लगा रखा है अमेरिका ने कि कोई भी आप एटॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते, एटॉमिक प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। यदि करते हो तो फिर वो क्या करेगा, इजराइल को ये उंगली करेगा कि जा भाई इजराइल एक दो बम इसके ऊपर गिरा के, जितने भी इसके एटॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बम गिरा के। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि ईरान को लेकर के जो यूएसए का रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। यूएसए नहीं चाहता कि ईरान एक बार फिर से सुपर पावर बने। वहीं पे यदि आप इजराइल के साथ यूएसए की डीलिंग्स देखें तो इसके साथ इसकी डीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रही, चाहे ट्रंप हो या फिर बाइडेन हो। यहाँ पे आपको ट्रंप दिख रहे हैं नेतन्याहू के साथ, यहाँ पे आपको बाइडेन दिख रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इन दोनों देशों के। ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट है उसमें फंडिंग करता है यूएसए। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, मंच प्रोवाइड करता है यूएसए कि वो स्टडी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकें। आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, एआई है, इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके इजराइल, इसके लिए काम करता है और इसके लिए दोनों के बीच डीलिंग्स हमेशा रेडी रहती हैं, चाहे यूएसए हो या फिर इजराइल हो। इसके साथ ही इजराइल की हमेशा सपोर्ट भी करता है यूएसए जब इसको फ्रंट पे आकर के युद्ध करना हो। जैसे अभी ये थर्ड मिसाइल है, ठीक है, तो थर्ड मिसाइल की सप्लाई किसने करी, तो ये किया यूएसए ने। किसको दी, इजराइल को दिया, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आयरन डोम की जब हम बात करते हैं तो आयरन डोम के लिए स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है वो तो इजराइल की है, लेकिन उसकी जो फंडिंग है वो करता है यूएसए। वो चाहता है क्योंकि एक आयरन डोम की जो मिसाइल है उसको आप करोड़ों में है, वो 1 करोड़ की यदि मिसाइल एक मान के चलो, नॉर्मल मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ की यदि आप मिसाइल मान के चलो, उधर से इजराइल के ऊपर ईरान हुआ, उसके साथ लेबनान हुआ, सीरिया हुआ, इराक हुआ, नीचे से अब हमास हुआ, तो ये इतने सारे लोग हैं, ये सब तो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और उन सब नॉर्मल रॉकेट से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे 1 करोड़ का एक रॉकेट फायर करेगा जो कि इसके आयरन डोम की तरह काम करता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका पैसा बर्बाद होता है इजराइल का, और उसकी फंडिंग फिर कौन करता है, तो अमेरिका करता है। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं आपको यहाँ पे यूएसए का, इजराइल का, वो आपको अब्राहम अकॉर्ड में भी देखने को मिलेगा। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, तो अब्राहम अकॉर्ड बाकी जो अब्राहमिक कंट्रीज़ हैं ये इजराइल के अगल बगल, तो उन सबको एक साथ लेकर के एक पीस मीटिंग बुलाने की एक पहल थी। किसकी थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थी कि सब लोग एक साथ आओ, शांति से समझौता करो। इसमें यूएई ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी सब ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे बाकी सब भी इसमें इंटरेस्टेड होने लगे थे। अभी इसी बीच में फिर से इजराइल ने मारना पीटना शुरू कर दिया। अब तो सब शायद ही इंटरेस्ट दिखाएंगे, अब भागी जाएंगे सब वापस। तो इसकी शुरुआत करी थी किसने, ट्रंप ने। तो ये चाहते थे कि अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू हम मिडिल ईस्ट में शांति बना सकें। तो इजराइल का यूएसए के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं यदि बात करें चाइना के साथ यूएसए का रिलेशन, तो देखिए चाइना और यूएसए का ट्रेड वार हमेशा ही एक्टिव रहा है, यानी कि दोनों चाहते हैं कि ट्रेड में इन दोनों से ज़्यादा कोई, आपको चाइना का जो ट्रेड पॉलिसी है वो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई करना है। कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट ना दिख रहे हो। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि चाइना की ट्रेड पॉलिसी ही ऐसी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और फिर पूरी दुनिया में सप्लाई करना है। इवन जो अमेरिका है उसके अमेरिका के कई सारे चीज़ें जो बनती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एप्पल है। एप्पल तो है अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, उसके जो प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है, वो बना रहा है चाइना। चाइना के पास जाएगा, एप्पल बोलेगा कि देखिए हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, ये आप हमारे यहाँ इतने पीसेस चाहिए, यानी कि हमको 5-6 लाख पीस बनाने हैं, तो आप बना देंगे क्या? एप्पल बोलेगा बिल्कुल बना देंगे, आप हमें डिज़ाइन दे दो, हम उसको बिल्कुल प्रोड्यूस करके आपके सामने भेज देंगे। तो वो डिज़ाइन ट्रांसफ़र करेगा कौन,
अमेरिका किसको देगा, यूएसए ये चाइना को देगा। चाइना क्या करेगा, प्रोडक्ट बना के रिटर्न कर देगा कि ये लो भैया अपने प्रोडक्ट जितना आपको चाहिए था उतना हमने दे दिया। अब इसी बीच में एक और भी खेल हो जाता है, वो खेल हो जाता है कि जब कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए अपनी चीज़ों को देता है, स्पेशली चाइना के अंदर, तो चाइना यहाँ पे एक चीज़ करता है, वो क्या करता है कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेता है। जब वो देखता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, किसी ने मुझे एक सामान दिया है बनाने के लिए, तो वो क्या करता है कि उसकी पूरी डिज़ाइनिंग कोई कॉपी कर लेता है और कॉपी करके अपने पास रखे रहता है। वो अपनी आईपी को यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए, एप्पल है या फिर कोई भी कंपनी है, जब भी इसके यहाँ जाएगी तो उन सबका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई भी आप चीज़ बना नहीं सकते कि बिना उसकी परमिशन के, उसके जैसा। तो ये क्या करेगा कि चाइना उसकी टेक्नोलॉजी को ले लेगा, उसकी जो डिज़ाइन है उसको ले लेगा, उसकी जो थॉट प्रोसेस है उस चीज़ को बनाने में, उन सब चीज़ों को लेकर के और उसमें फिर थोड़े बहुत चेंजेस कर करके एक नया प्रोडक्ट बना देगा और उसको फिर लॉन्च करेगा पूरी दुनिया में। और उसमें आप फिर कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट बिल्कुल आपका नहीं है, उसने उसमें चेंजेस किए हैं। तो इस तरह से जाना जाता है आईपी थेफ्ट के लिए कौन, तो चाइना। चाइना का जो आईपी थेफ्ट है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट, चुराया जाना, किसी के प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुरा लिया आपने बिना उसको बताए, तो ये जो है इसके लिए जाना जाता है चाइना। इसके साथ ही जो साउथ चाइना सी का इशू है, जहाँ पे हमेशा चाइना अपना अधिकार जमाता रहता है। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, ये जो साउथ चाइना सी है, इसमें हमेशा चाइना यही कहता हुआ नजर आएगा कि ये पूरा जो सी है, ये पूरा समुद्र मेरा और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। जबकि आपको पता है कि जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है किसी भी कंट्री से, सिर्फ और सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स ही आपका समुद्र में अधिकार है, जहाँ पे आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो या फिर कोई इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो अपने देश के लिए। लेकिन यदि आप उससे बाहर जाते हो तो फिर वो ओपन सी है और वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना परमिशन के। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके बिना परमिशन के आप समुद्र में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चाइना जो है वो हमेशा इन सब नियमों को ताक पे रखता है और बोलता है कि जो पूरा साउथ चाइना सी है ये मेरा है। क्यों बोलता है, तो बोलता है कि एक 9 डैश लाइन यहाँ से जाती थी, तो 9 डैश लाइन ऐसे ऐसे होकर एक 9 डैश की एक लाइन खींची हुई थी, उस लाइन को बोलता है कि ये जो मैप है ये चाइना का 1940 का कोई एक मैप है जिसमें ऐसा लाइन खींचा हुआ, और इसकी वजह से ये जो पूरा जो पार्ट है साउथ चाइना सी का ये किसका हो जाता है, तो चाइना का हो जाता है। इस तरह की बच्चों जैसी बातें और हरकतें करता है चाइना पूरे इंटरनेशनल फोरम पे। इसके साथ ही जो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, जैसे स्कारबर्ग्स है, पार्सले आइलैंड्स ग्रुप है, स्प्रेटले आइलैंड ग्रुप्स है, इन सब पे भी अपना अधिकार जमाता रहता है। इनके जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन पे जा करके अपना अपना अधिकार जमाता रहता है, उनको हथियाने का प्रयास करता रहता है चाइना। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं इन सब से बचने के लिए हमेशा यूएसए आगे रहता है, हमेशा यूएसए इन सभी मुद्दों को देखता रहता है। और इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि साउथ चाइना सी में अपने पेट्रोलिंग वेसल्स भेज दिए थे यूएसए ने। इसने बोला कि जाओ पेट्रोलिंग करो, देखते रहो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो बताओ हमें। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही यूएसए ने F-16 फाइटर जेट्स, ये ढेर सारे जेट्स डिप्लॉय कर दिए थे किसके पास, तो यहाँ पे ताइवान है, आपको देखने को मिलेगा ये ताइवान। इसके ऊपर भी चाइना कहता है कि ताइवान जो है एक अभिन्न हिस्सा है किसका, चाइना का ही। मतलब चाइना ताइवान को अपना एक देश, अपना एक राज्य मानता है, जबकि ताइवान पहले से बोल रहा है कि मैं एक कंट्री हूँ, मेरा एक अस्तित्व है, मैं एक अलग देश हूँ, एक सॉवरिन कंट्री हूँ मैं। तो इसी ताइवान को F-16 फाइटर जेट्स दिया किसने, अमेरिका ने। और यूएसए ने ये देकर बोला कि देखो ये पूरा जो साउथ चाइना सी है इस पर पेट्रोलिंग करते रहो, गश्ती लगाते रहो, क्या हो रहा है सारी अपडेट्स हमें देते रहो। इन सभी चुनौतियों के साथ यूएसए एक और चीज से डरता है चाइना से, वो है साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट। हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो चाइनीज एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि जो चाइनीज एप्लीकेशंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाटा पहुंचाते हैं कहाँ पे, चाइना के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टिकटॉक फाउंडर बिकेम चाइनाज रिचेस्ट मैन। तो टिकटॉक क्या है, टिकटॉक बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम लोग कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट से ही कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो गया और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो गई कि ये चाइना का रिचेस्ट पर्सन हो जाता है। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि बात सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का नहीं है, यहाँ पे बात है कॉन्टेक्ट का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये टिकटॉक प्रोवाइड करता है किसको, जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनको। फिर उससे क्या मदद मिलती है, तो उससे मदद मिलती है मार्केट को समझने में। एक बार आप मार्केट को समझ जाते हो तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश की मार्केट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, वहाँ के हिसाब से बना सकते हो। तो ये जो खेल है ये होता है टिकटॉक के पिछवाड़े, यानी कि टिकटॉक देखने के लिए तो ऐसा है कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट करा रहा है, और टिकटॉक जैसी बाकी अन्य कई और कंपनियां हैं, ये तो सिर्फ एक चेहरा है, इसके जैसी कई और अन्य कंपनियां हैं जो बिलियनियर हो गई हैं, बिलियन डॉलर्स में इनके वैल्यूएशन हो गए। आपको समझना चाहिए कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है वो बिलियन डॉलर की कैसे, इसकी वर्थ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गेम है डाटा का, डाटा यहाँ से चुराया जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो डाटा कीमत डाटा की है,
आपके पर्सनल डाटा की है। और ये जब आप इंस्टॉल करते हो ये एप्लीकेशंस तो आपको डायरेक्ट आता है कि पहले आप अलाउ कीजिए एक्सेस, तभी तो जब आप एक बार अलाउ करते हो, एक्सेस देते हो, तो फिर वो डाटा जाता है किसके पास, बाकी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि चाइना ने इन सभी चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए पहले ही शील्ड तैयार कर रखी है। यानी कि चाइना खुद कभी ऐसे चीज़ों में नहीं उतरता, उसने पहले ही अपने यहाँ वीचैट बना रखा है, यानी कि हमको व्हाट्सएप नहीं यूज़ करना है, हमको वीचैट यूज़ करना है। उसने अपने यहाँ पे फेसबुक का अल्टरनेटिव बना रखा है, यूट्यूब का अल्टरनेटिव बना रखा है। उसने बोल रखा है कि देखो हमें यूट्यूब नहीं चलाना क्योंकि हमारा डाटा किसी और के पास क्यों जाए, हम अपना डाटा किसी को नहीं देंगे। तो उसने अपने यहाँ पहले ही शील्ड तैयार कर ली कि हमें बाहरी लोगों को अपना डाटा नहीं प्रोवाइड करना, बल्कि बाहर के लोगों का सारा डाटा हमें चाहिए, ताकि हम मार्केट को समझ सकें और मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकें। तो इस तरह से खेल करता है चाइना। और बाकी यहाँ इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जिसको हम लोग बाइट डांस के नाम से जानते हैं, वो $200 बिलियन की कंपनी हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे चाइना खेल करता है। हाथी के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और। तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी चाहिए चाइना के पर्सपेक्टिव से। और इसीलिए यूएसए हमेशा इससे डरा रहता है, सहमा रहता है कि कहीं उसने इसका डाटा लीक किया तो फिर क्या ही क्या हो जाएगा। अगली जो कंट्री है दैट इज रसिया। यदि आप रसिया और अमेरिका के रिलेशंस की बात करें तो आपको पता होगा कि दोनों देश एक दूसरे को बिल्कुल एकदम तिरछी नज़र से देखते हैं। कैसा इन दोनों के बीच में आपस में बिल्कुल नहीं बनता। जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ है तब से ही एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करते, लेकिन इन दोनों देशों की वजह से कई सारे देश एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में कभी नहीं आपस में लड़ते, लेकिन इनकी वजह से पूरी दुनिया में लड़ाई होती रहती है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैन और सैंक्शंस लगाता रहता है। कौन? यूएसए। किसके ऊपर? रसिया के ऊपर। तो ढेर सारे आपको ट्रेड रिलेटेड बैन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑयल, गैस एंड वार, द इफेक्ट ऑफ सैंक्शंस ऑन द रशियन एनर्जी इंडस्ट्री। तो इस तरह से जो रसिया की एनर्जी इंडस्ट्री है, स्पेशली जो पेट्रोलियम वाला डिपार्टमेंट है, ऑयल वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑयल की माइनिंग होती है उसके ऊपर बैन लगा रखा है। किसने? तो उसके ऊपर बैन लगा रखा है अमेरिका ने। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ट्रेड सैंक्शंस इन द रिस्पॉन्स टू सिचुएशन इन यूक्रेन। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो इसके ऊपर जो ट्रेड सैंक्शंस है, डिफेंस रिलेटेड ट्रेड है, इसको बैन कर दो ताकि ये किसी और देश के साथ ट्रेड न कर पाए, अपने डिफेंस और आर्म्स इक्विपमेंट्स को बेच ना पाए, ताकि इसके यहाँ पैसे की कमी हो जाए। इन सभी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा कि बैन लगाते रहते हैं ये लोग। किसके ऊपर? तो रसिया के ऊपर। और इसके साथ ही ये जो यहाँ पे आपको एक पाइपलाइन दिख रही होगी, ये पाइपलाइन जो कि रसिया को कनेक्ट करती है यूरोप के साथ, यहाँ से फिर ये पूरे यूरोप को सप्लाई करता है नेचुरल गैस। तो इन सभी पाइपलाइंस को भी कट करने की बात की जा रही थी, इन सभी पाइपलाइन को भी बैन करने की बात कर रही थी। अपोज रसिया जर्मनी पाइपलाइन इम्पैक्ट रशियन गैस एक्सपोर्ट टू द यूरोप। तो यूरोप में जो रसिया का गैस एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बैन करने की बात सामने आ रही थी। कब? जब ये यूक्रेन और रसिया युद्ध में फंसा हुआ था। इसके साथ ही रसिया के ऊपर और भी कई सारे यूएसए एलिगेशंस लगाता है। फॉर एग्जांपल रिगिंग ऑफ द इलेक्शंस, बोलता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कौन? तो उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो हैकर्स हैं। कहाँ के हैकर्स? रशियन हैकर्स। तो ये हमेशा एलिगेशन रहता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको रशियन हैकर्स हैक कर रहे हैं, रशियन हैकर इसमें अपना बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसे आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, रशियन इंटरफेरेंस in 2020 including influence Trump associate report says। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट रिपोर्ट, रशिया ट्राइड टू हेल्प ट्रम्प इन 2020 इलेक्शंस। इसके साथ ही यहाँ वाला जो इलेक्शन हुआ, यूएस एक्यूजेस रशिया ऑफ 2024 इलेक्शंस इंटरफेरेंस। मतलब कुछ भी होगा तो सीधे रशिया को बोल दो कि रशिया जो है वो हमारे यहाँ इलेक्शन में हाथ डाल रहा है, हमारे यहाँ इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ कर रहा है। मतलब ये खुद को नहीं देख रहे हैं कि इनके यहाँ पे क्या चल रही हैं चीज़ें, वो सीधे सीधे रशिया को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह से रशिया के साथ जो यूएस का रिलेशन है वो पहले से ही, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था तब से ही इन दोनों का नहीं बनता है आपस में। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में अब जियोपॉलिटिक्स एक बार एक नया रूप लेने वाली है, बदलने वाली है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो काफ़ी मुश्किलों के बाद ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आपको पता होगा इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हो गए थे, गोलियां भी चली थी। और उन सबसे बच करके एक बार फिर से जब ये आए सत्ता में तो काफ़ी सारे बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं ये इस बार की जो अपनी प्रेसिडेंट की टर्म्स होगी उसमें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।